हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। और ना सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे बच्चा लोग, और भी आपको पता है जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, पूरा चैप्टर का ओवरऑल एक एमसीक्यू के साथ 3-4 और एमसीक्यूज कवर करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी डिले के। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा, पहला क्वेश्चन कह रहा है in which state did Gujar Bakarwals migrated and settled in 19th century? हमें बताना है गुज्जर बकरवाल कौन से स्टेट में सेटल हुए थे, यानी कौन से स्टेट के पास्टोलिट्स थे गुज्जर बकरवाल। तो आप बताओ, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या शिमला। तो बताओ गुज्जर बकरवाल कौन से स्टेट के। गुज्जर बकरवाल बच्चा लोग जम्मू कश्मीर के हैं। कहाँ के? जम्मू कश्मीर। अब देखते हैं कि मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट इनका विंटर के सीजन, यानी कि जब ठंडियों का मौसम आता है बच्चा लोग, विंटर के सीजन में ये लोग नीचे रहते हैं। नीचे मतलब पीर पंजाल रेंज में, पीर पंजाल रेंज में, कश्मीर वैली के पीर पंजाल रेंज। ठीक है। और जैसे ही बच्चा, जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, यानी बर्फ पिघलती है पहाड़ों पे, पहाड़ों की बर्फ थोड़ी पिघल जाती है, थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है, तो कहाँ चले जाते हैं ये लोग? शिवालिक रेंज में। शिवालिक रेंज में नहीं, ऊंचे पहाड़ों पे, हिमालय के। तो याद रखना आप लोग कि जो शिवालिक रेंज है बच्चा लोग, जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज ऊपर की तरफ है, पीर पंजाल वैली जो है, कश्मीर वैली, वो नीचे की तरफ है। तो पीर पंजाल रेंज में लोग जाते हैं ठंडियों के मौसम में, क्योंकि ऊपर ठंडी ज्यादा पड़ती है, और जैसे गर्मी आती है तो ये लोग फिर ऊपर यानी शिवालिक रेंज में चले जाते हैं। इस प्रकार पहला क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वेयर डिड गुजर बकरवाल लिव्ड विद देयर हर्डर्स इन विंटर। विंटर मतलब है कि सर्दियों में। तो आप बताओ भाई, कश्मीर वैली, शिवालिक वैली, पीर पंजाल रेंज या नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज में ये लोग ठंडियों के मौसम में स्टे करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है What are the vast natural pastures on the high mountains above 2000 feet called? पहाड़ों के इलाकों में ना, पहाड़ों के इलाकों में जहां पे इनके हर्डर्स यानी भेड़ बकरियां चढ़ती हैं, उस पूरे फील्ड को क्या कहते हैं? वो फील्ड एक्चुअली बहुत हाइट पे होती है, और उस पूरे फील्ड को रवि, नहीं रवि तो क्रॉप है, रवि नहीं कहते, खरीफ नहीं कहते, बुगेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग? बुगेल्स। बुगेल्स मतलब वो फील्ड होता है जहां पे इनके गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ ये सब चढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं बुगेल्स। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है गद्दी शेफर्ड्स इज अ पास्टरल कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट। मतलब जो गद्दीज होते हैं, गद्दी शेफर्ड्स, ये कौन से स्टेट की पास्टरल कम्युनिटी है? कौन से स्टेट की? महाराष्ट्र की, गुजरात की, पंजाब की या हिमाचल प्रदेश की। तो याद रखना आप लोग, गद्दीज, गद्दीज हमेशा ही हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। गद्दीज हमेशा ही हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। महाराष्ट्र गलत, गुजरात गलत, पंजाब गलत। ठीक है। गद्दीज के मूवमेंट के बारे में बताओ, गद्दीज मूवमेंट कैसे करते हैं? तो गद्दीज का भी मूवमेंट सेम होता है। ठंडी जब आएगी तो वे लोग कहाँ आएंगे? ठंडी में सब आ जाते हैं नीचे, ठंडी में नीचे की तरफ। नीचे मतलब होता है लाहौल वैली, लाहौल और स्पीति, ये दो वैलीज है हिमाचल की, जहां पे लोग ठंडियों में आते हैं। और गर्मी जब आती है तो पहाड़ों में, पहाड़ों में कहाँ? गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं बताओ? आप, हमें भी पता है ना, जब हमारी फैमिलीज में गर्मियां आती है तो हम कहाँ जाते हैं? सब भाग के हरिद्वार जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं, जब भी गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मियों में भाग के चले जाते हैं कहाँ? शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज चले जाते हैं। तो ऐसे आप लोग याद रखना इस बात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन। वेयर डिड गद्दी शेफर्ड स्पेंड इन समर। गद्दी शेफर्ड जो है वो समर में, गद्दी शेफर्ड समर में कहाँ पे जाते हैं, यानी गर्मियों के मौसम में कहाँ पे जाते हैं? तो देखो भाई, अभी बताओ बताओ बताओ, गर्मियों के मौसम यानी समर में वे लोग कहाँ? चंपा, बिलासपुर या नन ऑफ द अबव। हमसे पूछ रहा है गर्मियों में कहाँ जाते हैं, तो गर्मियों में हमारा आंसर क्या होगा?
अब बहुत से बच्चे देखो इसमें कर देंगे कि लाहौल एंड स्पीति, गर्मियों में पूछ रहा है हमसे, नन ऑफ द अबव, यानी शिवालिक रेंज में जाते हैं, शिवालिक रेंज में जाते हैं, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, बांगर्स, बांगर्स वर अ पास्टल कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट? बांगर्स कौन से स्टेट के हैं? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? गद्दीज हिमाचल के हैं, गुजर बकरवाल जेके यानी जम्मू कश्मीर के हैं। अब आता है डांगर्स कहाँ के हैं? तो बेटा डांगर्स जो है वो महाराष्ट्र के हैं। डांगर्स कहाँ के हैं? डांगर्स है महाराष्ट्र के। डांगर्स कहाँ के हैं बेटा? महाराष्ट्र की। डांगर्स महाराष्ट्र की कम्युनिटी है, ठीक है बेटा। डांगर जो है वो महाराष्ट्र की कम्युनिटी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड डांगर शेफर्ड्स स्टेड इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मॉनसून? अब देखो हमने तो ये सीख लिया, क्या सीखा? कि जो डांगर्स हैं ये कहाँ की पास्टल कम्युनिटी है? महाराष्ट्र की। ये तो बता दिया सर। इनके मूवमेंट के बारे में बताओ, ये कैसे मूवमेंट करते हैं? तो इनके मूवमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा है? इनका मूवमेंट ऐसे होता है कि जैसे आती है मॉनसून, मॉनसून मतलब बादल, वर्षा, बिजली, सावन को पानी, यानी कि जो मॉनसून आता है बेटा, तो मॉनसून में ये लोग कहाँ जाते हैं? तो मॉनसून में सेंट्रल प्लेट्यू, जहां पे ये अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं। सेंट्रल प्लेट्यू जहां पे उगते हैं ज्वार, तो ये लोग वहां पे चढ़ाते हैं। और जैसे आफ्टर अक्टूबर, जब मॉनसून करके बाय बाय टाटा करके चला जाता है, तो ये लोग चले जाते हैं कोंकण रीजन, कोंकण रीजन, जहाँ पे कोंकण ट्राइब्स इनका वेलकम करते हैं। कोंकण रीजन चले जाते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि मॉनसून में कहाँ जाते हैं? तो देखो कोंकण रीजन में, कच्छ में सेंट्रल प्लेट्यू, हाँ सेंट्रल प्लेट्यू इज द राइट आंसर। मॉनसून में सेंट्रल प्लेट्यू में जाते हैं। मॉनसून में कहाँ जाते हैं? सेंट्रल प्लेट्यू वाले रीजन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है वेयर डिड राइकस लिव? राइकस कौन से स्टेट की पास्टल कम्युनिटी है? आर से राइकस, और याद रखना आर से राजस्थान, यानी राइकस कौन से स्टेट की पास्टल कम्युनिटी है? राजस्थान की। राइकस कौन से स्टेट की पास्टल कम्युनिटी है? राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which act, in which act many pastoral communities were classified as criminal tribes? कौन से ऐसा एक्ट में बहुत सारे पास्टल कम्युनिटी को क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया था? तो नाम से ही क्लियर है, क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया था। तो एक्ट होगा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसमें ये कर दिया गया था कि अगर बिना परमिशन के ये जंगलों में जाते हैं तो इन्हें क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये एक बहुत मतलब बुरा एक्ट था जिसके द्वारा पूरी पास्टल कम्युनिटीज की लाइफ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। आगे 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 बढ़ते हैं। From which century वेस्ट लैंड रूल वर इनैक्टेड इन आवर कंट्री? वेस्ट लैंड रूल कौन से सेंचुरी में हमारे देश में लागू किया गया था? वेस्ट लैंड रूल, तो वेस्ट लैंड रूल 19th सेंचुरी। वेस्ट लैंड रूल 19th सेंचुरी, याद रखना वेस्ट लैंड रूल मतलब होता है 19th सेंचुरी। इसमें क्या डिक्लेयर किया गया था? वेस्ट लैंड रूल में क्या था बेटा? तो इसको समझो क्या था। इसमें ना ये डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी फील्ड्स थे, जितने भी फील्ड्स थे उनको दो भागों में अंग्रेजों ने डिवाइड कर दिया, एक कल्टीवेटेड लैंड और एक अनकल्टीवेटेड लैंड। यानी जो कल्टीवेटेड लैंड हो वहां पे ये लोग टैक्स लेंगे, इससे क्या लेंगे? टैक्स। और जो अनकल्टीवेटेड लैंड था वहां पे नो टैक्स। अब इन्होंने किया क्या वेस्ट लैंड रूल में? इस बात में, इस रूल में सबसे गंदी बात कौन सी थी? सबसे बुरी बात इसकी ये थी ना कि जितने भी पास्टरल लैंड्स थे, जहां पे ये अपने भेड़ बकरियों को चढ़ाते थे, पास्टरल लैंड्स, ग्रेजिंग लैंड से कहते हैं, उनको इन्होंने कल्टीवेटेड लैंड में डाल दिया और उस पे उन्होंने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। और जबरदस्ती उस पे क्या करवाते थे? कल्टीवेशन करवाते थे। तो इनके लाइफ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा किसके? पास्टल कम्युनिटी के। ये लाया गया था 19th सेंचुरी में। क्या कब लाया गया था? 19th सेंचुरी में। तो ये बात आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन की तरफ, विच फॉरेस्ट आर प्रोड्यूसिंग देवदार एंड साल ट्रीज? देवदार और साल ट्रीज किस फॉरेस्ट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था? रिजर्व फॉरेस्ट, अनरिजर्व फॉरेस्ट, रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट, अनरिजर्व? रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट में ही साल और देवदार ट्रीज होती थी। अब आप लोग पूछोगे गुरुजी रिजर्व फॉरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? अंग्रेजों ने क्या किया था कि पास्टरलिस्ट को, यानी कि बंजारों को
जंगलों में रहने वाले उन आदिवासियों को जंगलों में जाने से रोकने के लिए जंगलों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक अनरिजर्व फॉरेस्ट और बहुत से फॉरेस्ट को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया ताकि इसमें आदिवासी कम्युनिटी एंटर ना कर पाए अपने भेड़ बकरियों के साथ। अगर एंटर करेगी भी तो एक परमिशन के साथ एंटर करेगी, एक आईडी कार्ड के साथ एंटर करेगी। तो उसको उन्होंने डिक्लेयर किया क्या रिजर्व फॉरेस्ट। और इसमें ये लोग देवदार और साल की ट्रीज लगाते हैं। तो क्वेश्चन है कि देवदार और साल ट्रीज कौन से जंगलों में पाई जाती है? तो आंसर होगा रिजर्व्ड फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इन विच ईयर मसाई लैंड वाज कट इनटू हाफ विद द इंटरनेशनल बाउंड्री। मतलब कि मसाई लैंड समझ लो क्या होता है बेटा। अफ्रीका की एक कम्युनिटी है जिसे हम कहते हैं पास्टोरल कम्युनिटी, उसका नाम है मसाई। ये एक पास्टोरल कम्युनिटी है, कहाँ की? अफ्रीका की। अफ्रीका की पास्टोरल कम्युनिटी है मसाई। इनके जो अफ्रीका के बहुत बड़े पार्ट पे इनका कब्जा था। फिर क्या हुआ कि अफ्रीका पे आए ब्रिटिशर्स और फ्रेंच और इन्होंने मसाई लैंड को डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो कब डिवाइड कर दिया? 1885। 1885 में मसाई लैंड को डिवाइड कर दिया गया। याद रहेगा ईयर कौन सा था? 1885। जब इनके जो मसाई लैंड था, जिन इलाकों में इनका डोमिनेशन था मसाई कम्युनिटी का, उसको 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। 13th question. According to which rule the colonial government wanted to bring the grazing land under cultivation so that they could get revenue? अभी बताया था, बताओ कौन से रूल के अकॉर्डिंग जो वैसे सारे खेत जहां पे ये लोग अपने जानवरों को ग्रेजिंग कराते थे उनको कल्टीवेशन के अंडर लेकर आ गए ताकि वहां भी पैसा कमा सके। कौन से एक्ट बताओ? वेस्टलैंड एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट और ग्रेजिंग एक्ट। आंसर होगा वेस्टलैंड एक्ट। वेस्टलैंड एक्ट याद रखना, वेस्टलैंड एक्ट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the effect of Forest Act? Forest Act के क्या इफेक्ट हुआ? Forest Act possibly could no longer remain in forest. They could enter only by getting permit, both एंड भी। आंसर होगा both एंड भी। फॉरेस्ट एक्ट जब इन्होंने लगाया, फॉरेस्ट एक्ट जब अंग्रेजों ने लगाया और फॉरेस्ट एक्ट लगा के सारे फॉरेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होते रिजर्व, एक होते अनरिजर्व फॉरेस्ट। तो कहा पास्टोरल कम्युनिटीज को कि अब तुम फॉरेस्ट में नहीं रह सकते हो और अगर जाओगे भी कभी-कभी तो परमिट लेके जाना पड़ेगा। यानी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू व्हिच रूल pastoralists had to pay tax on every animal they grazed on pastures? कौन से रूल के अकॉर्डिंग उनको टैक्स देना पड़ता था? जितने भी जानवरों को वो चराते थे उन जानवरों पे उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो ये होगा रूल, ग्रेजिंग टैक्स वाला रूल जो था। यानी जितने भी जानवरों को ग्रेजिंग कराएंगे उस पे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो याद रखना वो कौन सा रूल था जिसमें जानवरों को ग्रेजिंग कराने पे टैक्स पे करना पड़ता था? तो आंसर होगा ग्रेजिंग टैक्स रूल। 16th क्वेश्चन, डिफाइन द बुग्यल। बुग्यल क्या है? बुग्यल क्या है? अभी स्टार्टिंग में ही बताया था पहले दूसरे स्लाइड में। बुग्यल क्या है? ड्राई फॉरेस्ट, जंगल है कोई नहीं। वास्ट मीडो इन हाउ माउंटेन, माइन यानी कि पहाड़ों के वाले रीजन में ये मीडो है, कोई फील्ड है। हाई माउंटेन्स है, इन डेजर्ट, नन ऑफ दीज। आंसर होगा वास्ट मीडो। वास्ट मीडो इन द हाई माउंटेन्स। बुग्यल क्या होता है? बुग्यल वो इलाका होता है जंगलों में, पहाड़ों पे वो इलाका होता है एक्चुअली जहाँ पे लोग अपनी भेड़ बकरियों को चढ़ाते हैं। तो ये एक मीडो है, बहुत बड़ा मीडो। कहाँ पे? पहाड़ों में पाया जाने वाला मीडो, उसे कहते हैं बुग्यल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द पास्टल कम्युनिटी हेल्प्स इन। जब एक पास्टल कम्युनिटी हमेशा ये मूवमेंट करती है, जब एक पास्टल कम्युनिटी मूवमेंट करती है तो उस मूवमेंट से क्या होता है? रिकवरी ऑफ पास्चर। पास्चर जो है फिर से रिकवर हो जाता है, यानी फिर से वहां पे घासें उग जाती हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर पहली जगह घास उग जाती है, फिर यहाँ आते हैं तो वहां घास उग जाती है। तो क्या ये होता है? या फिर कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, घूम घूम के बेचते हैं किसी सामान को। रिडक्शन इन डिमांड ऑफ हाउसेस, उनको घर में रहने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही सोनी सा है। आंसर होगा रिकवरी ऑफ पास्चर। जब भी कोई पास्टरल यानी कोई बंजारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो होता क्या है कि पहली जगह पे जहाँ पे सारा ही घास खत्म हो गया था, ग्रास खत्म हो गया था, वो फिर से पास्चर वहां पे रिकवर कर जाता है। तब तक वो वहां रहते हैं 2-3 महीने, वहां से फिर किसी तीसरी जगह जाते हैं तो फिर वहां का भी घास रिकवर कर जाता है। तो दिस इज द रीजन कि वे लोग बार बार मूवमेंट करते रहते हैं पास्चर कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
कि द डांगर्स शेपर्ड स्ट्रेट इन सेंट्रल प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा, कह रहा है डांगर सेंट्रल प्लेटो में कौन से मौसम में रहते थे? तो सेंट्रल प्लेटो में मानसून में रहते थे, बताया बेटा। अब आप लोग बताओगे कि अक्टूबर के महीनों में वो कहाँ रहते थे? कमेंट में बताओ कि डांगर्स अक्टूबर के मंथ में कहाँ जाते थे और कौन सी ट्राइब उनका वेलकम करते थे डांगर्स का, आपको बताना है। अभी इसी वीडियो में बताया मैंने। nomadic tribes need to move from one place to another place because, क्यों वे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? बिकॉज सीजनल चेंज होता है इसलिए। सर्च ऑफ पास्चर, पास्चर के सर्च में जाते हैं। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते हैं, सीजन बदलते जाते हैं, पास्चर की भी जरूरत होती है, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस और ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। सब चीजें देखनी होती है उन्हें, ये भी देखना होता है सीजन बदल गया तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरा, अगर वहां पे चारा खत्म हो गया तो चले जाते हैं। तो तीसरा क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी एक जगह पे अगर सारा चारा वे लोग खा जाएंगे फिर वहीं पे भी रहेंगे तो वहां की जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो अनबैलेंस हो जाएगी और तरह तरह के इफेक्ट होंगे। जैसे क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन होने लग जाएगा, वहां का सारा चारा खत्म हो जाएगा, मिट्टी बहने लगेगी। फिर इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं, पास्चर सर्च करते हैं और सीजनल चेंज की भी वजह से वे लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट द संबूरू नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, संबूरू नेशनल पार्क कौन से देश में है? नाइजीरिया, केन्या, अफ्रीका और इंडिया। आंसर होगा केन्या। याद कर लो, संबूरू नेशनल पार्क केन्या में है। संबूरू नेशनल पार्क केन्या में है और केन्या की ही ट्राइब कौन सी है? मसाई कम्युनिटी। मसाई कम्युनिटी कहाँ की है? केन्या है। अगला, आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन वेयर डू द राइकर्स गो फॉर ग्रेजिंग कैटल, यानी पार्टीशन के बाद वेयर डू द राइकर्स गो, यानी राइकर्स कम्युनिटी कहाँ पे गई अपने जानवरों को लेके? तो राइकर्स कहाँ पे गई? राजस्थान। राइकर्स कहाँ पे गई? राजस्थान। ऑप्शन में राजस्थान है नहीं है, तो आंसर क्या होगा? हरियाणा। यानी राजस्थान और हरियाणा के इलाकों में राइकर्स कम्युनिटी रहती थी, राजस्थान और हरियाणा के इलाके। आफ्टर, अब देखो, वेयर इज सेरनगेती नेशनल पार्क? सेरनगेती, संबूरू नेशनल पार्क कहाँ था? केन्या में। सेरनगेती नेशनल पार्क तंजानिया। सेरनगेती नेशनल पार्क तंजानिया, तंजानिया, तंजानिया चल लेना। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्या कि वेयर व्हाट आर द टू मेन सोशल कैटेगरीज ऑफ मसाई सोसाइटी? मसाई सोसाइटी के दो मेन कम्युनिटी कौन कौन से थे? आंसर होगा बेटा एल्डर एंड वॉरियर्स। देखो, मसाई कम्युनिटी के बारे में मैंने बताया था, अफ्रीका की कम्युनिटी थी। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही अंग्रेज आए इन्होंने मसाई कम्युनिटी को हटाना शुरू किया। फिर विद इन मसाई कम्युनिटी उन्होंने थोड़ा भेद डाल दिया, उनको एल्डर्स और वॉरियर्स में डिवाइड कर दिया। एल्डर्स और वॉरियर्स हाई सोसाइटी और लो सोसाइटी में डिवाइड कर दिया। पहले ये लोग एल्डर्स और वॉरियर्स में डिवाइडेड थे, यानी एक बड़े होते थे जो कि शहरों में चले गए, वॉरियर्स जो थे वो बेचारे गरीब रह गए। तो अंग्रेजों ने इनको क्या किया? बांट दिया। पहले भी वैसे बंटे हुए थे एल्डर्स और वॉरियर्स में, लेकिन अंग्रेजों ने इनको फंड किया, एल्डर्स को, ये अमीर हुए और वॉरियर्स बेचारे गरीब के गरीब रह गए। तो ऐसे करके ये उन्होंने, अंग्रेजों ने मसाई कम्युनिटी को और पूरे मसाई लैंड को बर्बाद करने की कोशिश की थी। अब करके हमने चैप्टर में टोटल 23 एमसीक्यूज खत्म कर दिए। ये ना सिर्फ 20 एमसीक्यूज बेटा हमने खत्म किए हैं, बल्कि ओवरऑल हमने चैप्टर का भी ठीक-ठाक रिवीजन किया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। टेक केयर, वेरी बाय ऑल ऑफ यू।